लेक्चर 1 में संविधान का भाग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। फिर हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3, जिसे हम मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार क्या है और कितने मूल अधिकार हमको मिले हैं और किसके खिलाफ और कौन ये मूल अधिकार हमें प्रदान करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जो आपके संविधान में 12 से 35 आर्टिकल तक दिए हुए हैं। तो देखते हैं। पहला 14 से 18। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। समानता मतलब संविधान जो है हमारा वह किसी भी रूप, रंग, जाति या फिर किसी के निवास स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। समानता मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी का अधिकार हमें 14 से 18 तक मिलता है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से मिलता है? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता क्या है? जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। और देखते हैं तीसरा क्या है? 23 से 24। आर्टिकल 23 से 24 तक हमें तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है। मतलब कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो राज्य हो या फिर न्यायालय हो या फिर कोई आम इंसान हो। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपने सुना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर प्रकार के जाति, हर प्रकार का धर्म बहुत ही आसानी से निवास करता है। यहाँ पे धर्म के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलती कहाँ है? संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक। पांचवा है आपका 29 से 30। आर्टिकल 29 से 30 तक आपको संस्कृति का अधिकार मिलता है। मतलब आपकी जो संस्कृति है, जैसे कि हमारे बिहार का संस्कृति है नोछा रखना, या फिर साउथ इंडिया की क्या संस्कृति है, वहाँ पे लोग लुंगी पहनते हैं। और आपकी मान लीजिए कोई संस्कृति है, आपका कोई परंपरा है, तो आप उस कल्चर के साथ आराम से इस देश में निवास कर सकते हैं। आपको उसे फॉलो करने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो वो स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? अधिकार कहाँ मिलता है? 29 से 30 तक। और आपका छठा और अंतिम क्या है? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब ये जो स्वतंत्रता मिल रही है, अधिकार हमें मिल रहे हैं, ये कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इनका रक्षा करे, जो ये हमें प्रदान करे। तो ये हमें कौन प्रदान करता है? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। मतलब अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में या फिर हमारे पास के हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट में जाकर हम अपील कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। ये अधिकार जो होता है परिवर्तनीय होता है, इसे हम इन्फोर्स करवा सकते हैं न्यायालय द्वारा। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ 14 से 18, 19 से 22 मतलब सारे आर्टिकल दिए हुए। यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 31। पहले तो संविधान जब बना था तो हमारे संविधान में 31 आर्टिकल था और वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। मतलब हम संपत्ति, जो हमारे पूर्वज हमें संपत्ति दिए हैं, उस पर हमारा अधिकार होता है, उसे गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती है। पर 31 और ये कहाँ पे दिया हुआ था? 31 में। लेकिन 44वें संशोधन 1978 में इसको वहाँ से हटाकर 300 के ए में रख दिया गया है। अभी भी हमारा अधिकार है, लेकिन अब क्या है? ये हमारा मूल अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है? विधिक अधिकार वह होता है जो हमको किसी के खिलाफ, मतलब हमारा, जैसे कि हमारा संपत्ति है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी हमसे मेरा मेरा कोई पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार नहीं छीन सकता। मतलब ये हमारा अधिकार हमको किसी व्यक्ति के खिलाफ मिलता है। और जो मूल अधिकार होते हैं, ये अधिकार हमें कौन देता है? ये अधिकार हमारा किसके खिलाफ है? ये राज्य के खिलाफ है। हमसे ये अधिकार जो है, आपके जो 6 अधिकार मूल अधिकारों में दिए गए हैं, इनका लॉस जो है सरकार नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट इनका अगर ऐसा कोई रूल कानून बनाती है जिससे इनका लॉस होता है, हमें क्षति पहुंचती है, तो हम इसके लिए सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को 32 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को 32 में
मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है। अब देखते हैं एक एक करके हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। हमने देखा कि हमें मूल अधिकारों में 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। तो अब हम एक एक करके एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं और समझते हैं। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 12। 12 क्या है? राज्य, स्टेट। स्टेट की परिभाषा देते हैं कि स्टेट मतलब ये नहीं कि यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे स्टेट है। स्टेट के अंदर क्या आता है? जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका हनन स्टेट नहीं कर सकता। मतलब स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को हमसे छीने। हमारा मूल अधिकार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बोलते हैं कि जेल में जब किसी को बंद कर लिया जाता है तो उसका 90% मूल अधिकार छीन लिया जाता है। और आपको पता है जेल में जीना कितना डिफिकल्ट होता है। अगर उनका 100% अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो जीते जी मर जाएगा। तो 12 में बताया गया है कि वह कौन है जो इस अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकता है। राज्य के अंदर क्या आता है? तो राज्य के अंदर आता है केंद्र सरकार, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे कि किसी भी शहर का एक चेयरपर्सन होता है, किसी गांव का एक प्रधान होता है, ये भी क्या करते हैं? रूल बनाते हैं ना। तो ये भी इस स्टेट के अंदर आते हैं। वो भी ऐसा कोई रूल कानून नहीं बना सकते हैं जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीने। और प्लस क्या आता है? इलेक्ट्रिक विभाग। जैसे इलेक्ट्रिक होता नहीं है कि इलेक्ट्रिक विभाग आता है। रेलवे के अंदर आने वाले जो भी रूल होते हैं, रेलवे आता है। प्लस इसके अंदर एयरलाइंस आते हैं। एयरलाइंस मतलब जैसे एयरलाइंस का एक अपना कानून होता है कि जहाँ पे भी आपका एयरपोर्ट बनता है उसके कुछ एरिया तक हम ऐसे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं जो 5 तल्ले से ऊंचे हों। तो राज्य के अंदर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट, विधानमंडल और बहुत से ऐसे स्टेट आते हैं, बहुत से ऐसे अथॉरिटी आती है जो जिनका एक अपना पावर होता है, जो रूल बना सकते हैं। और वो रूल ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाएंगे जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीने। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 अल्पीकरण की बात करता है। किसकी बात करता है आर्टिकल 13? अल्पीकरण। अल्प मतलब क्या होता है? कम। अल्प मतलब कम होता है। तो ये किस चीज की अल्पीकरण की बात करता है? ये कानून की अल्पीकरण की बात करता है। देखिए, कानून, संविधान। कानून क्या है? कानून हमारे देश का जो भी कानून है उनका बेसिक मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? संविधान से। मतलब कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो संविधान के दायरे में ना आता हो। अगर उस संविधान के दायरे में नहीं आता है तो कानून इन्फोर्स हो ही नहीं सकता है। तो संविधान तो कब हमारा देश का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो सारे कानून क्या इसके बाद के हैं? नहीं ना। कुछ ऐसे भी कानून है जो संविधान बनने के पहले बन गए थे और कुछ क्या है जो संविधान बनने के बाद बने थे। जैसे कि आपका क्या है? आईपीसी 1860। ये कब का कानून है? 1860 का है। और कॉन्ट्रैक्ट ये कब का है? 1872 का कानून है। ये दोनों कानून कब के? अंग्रेजों के जमाने के कानून है और ये अभी भी उसी तरीके से अप्लाई होते हैं। हाँ, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं पर ये कानून वही है और अभी भी अप्लाई हो रहा है। तो संविधान बनने के बाद और संविधान बनने के बाद जैसे कि हिंदू विवाद अधिनियम 1955 है और से बहुत से हरिजन एक्ट है। ऐसे बहुत से एक्ट है जो संविधान बनने के बाद बनाए गए हैं। तो अल्पीकरण ये है कि संविधान बनने के पहले जो भी कानून है या संविधान बनने के बाद जो भी कानून है वो उस अवस्था तक
वहाँ तक वैध होंगे, वहाँ तक ये इम्प्रोज करवाए जा सकेंगे जहाँ तक ये हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। अगर इसमें से कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसी स्थान पे क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, और वहाँ से हम काट के निकाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कानून, अगर आईपीसी का कोई ऐसा धारा है, ऐसा सेक्शन है जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनता है तो वह वहाँ तक अवैध होगा, बाकी सारे अप्लाई होंगे बट वो चीज़ें वहाँ से निकाल दी जाएंगी, वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। समझ में आया? तो अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण मतलब है कि जो भी चीज़ें मूल अधिकारों के जो भी कानून हनन करते हैं वो उस सीमा तक, सिर्फ उस सीमा तक उसे रोका जाएगा। अल्पीकरण मतलब उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ें सेम टू सेम एग्जैक्ट अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद देखते हैं 14 आर्टिकल 14 में क्या है, दो चीज़ें 14 में कही गई हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि क्या है, कानून, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखिए दो बातें इसमें कही गई हैं। विधि के समक्ष समानता, समानता क्या होता है, इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कही गई है पहली बात। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये यूके से लिया गया है, ठीक है। ये जो आपका ये विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत है ये आपका यूके से लिया गया है। और विधि के समक्ष संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, यूएस से, अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता मतलब विधि जो है, हमारा कानून जो है उसके सामने सब कोई बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आपको पता है अगर हमारे देश का कोई कानून है, जैसे कि अगर किसी अपराध के लिए कोई भी लॉ बनाई जाती है तो उस अपराध को चाहे कोई विधायक करे, कोई मंत्री करे या फिर कोई आम जनता करे, उन सब के लिए एक समान कानून बनाया जाता है। बस इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनके लिए उन पे ये कानून अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए समान कानून व्यवस्था नहीं है। और ना होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति को 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को 161 में। तो अगर हम राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए मान लीजिए मृत्युदंड सुना देते हैं या फिर उनको किसी 10 साल का कैद सुना दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपने 72 का यूज करके अपना जो दंड है उसे स्वयं क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? उस पर हम कोई कानून कोई भी अगर उस पर हम ऐसा कोई भी दंड उसको कोर्ट सुनाती है राष्ट्रपति को, वो 72 का यूज करके उसे खत्म कर देगा। इसीलिए ये रूल है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पे हैं तब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जाता है। और जैसे ही वो अपने पद से हट जाते हैं तो उन पर हम वो कोर्ट जो भी उनका केस है पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या उन पे सिविल केस भी नहीं किया जा सकता है? तो सिविल केस उनके ऊपर किया जा सकता है। तो ये क्या है, विधि के समक्ष समानता। मतलब आपने देखा होगा कोर्ट में या फिर मूवीज में देखा है ना, एक जज साहब जहाँ बैठे होते हैं उनके सामने एक लेडी होती है, उनकी आंखों पे पट्टी बनी होती है। आंखों की पट्टी मतलब उनको ये नहीं दिखता है कि उनको दिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं दिखता है, बट उनके सामने सब कोई बराबर। और हाथ में क्या होता है, उनके तराजू होता है। तराजू मतलब कि वहाँ पे वो सबूतों को तौलती हैं, और एक हाथ में तलवार होता है कि सबूतों उनके सामने सब कोई बराबर है। जिसका भी पलड़ा छोटा होगा वो उसको सजा सुना देगी। इसका मतलब ये है। तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अब देखते हैं अगला, विधि के समक्ष संरक्षण। तो मतलब विधि के समक्ष समानता तो ठीक है, पर क्या ये जरूरी है सबको समान ही कानून व्यवस्था से रखा जाए? इस विधि के समक्ष संरक्षण भी तो कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 साल का लड़का है, उसने पिस्टल रखी हुई थी, या फिर 5 से 7 साल का लड़का है, उसने पिस्टल रखी हुई थी, उठाया और खेल में ही उसने शूट कर दिया, किसी की हत्या हो गई, ठीक है, किसी को मर्डर कर दिया किसी का। और कोई 21 साल का लड़का है,
वो जानबूझकर पिस्टल रखा हुआ था, उसे लेकर किसी का द्वेष में आके किसी की हत्या कर देता, कि तो क्या दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है दोनों की चेंज है। जो छोटा बच्चा है उसने एक्ट तो किया, पर उस मेंसरिया दुराशा उसका नहीं था। तो इस वजह से विधि के समझ संरक्षण भी कहीं कहीं पे विधि से हमें संरक्षण भी मिलता है। जैसे कि फांसी की बात करते हैं, इंडिया में अभी तक किसी भी लेडीज को फांसी नहीं दी गई है। तो ये किस में आता है? विधि से के समक्ष संरक्षण में आता है। तो विधि के समक्ष हमारा 14 में संरक्षण और समानता के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्या बात करता है? 15 बात करता है धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान। किसकी बात करता है? धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश और निवास स्थान। 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 कैटेगरी के अनुसार हम किसी के साथ क्या कर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म मतलब धर्म के आधार पे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, हम नहीं, मतलब ये पूरा जो मूल अधिकार है हमें किसे प्राप्त है? ये एक व्यक्ति को प्राप्त है। ये किसे प्राप्त है? व्यक्ति को। और कौन ये देता है? ये स्टेट देती है। स्टेट मतलब सिर्फ हमारा स्टेट नहीं, जिस स्टेट में हम रहते हैं कि राज्य सरकार हमारी, स्टेट के अंदर जितने भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सब मिलके ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो ऐसा हो कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पे उसमें विभेद करता हो, कि मतलब ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी। मतलब मान लीजिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट कोई नौकरी, रेलवे की कोई भर्ती आती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है कि इसमें सिर्फ हिंदू लोग भर्ती आ सकते हैं को जॉब मिलेगी या फिर मुस्लिम को। और धर्म के या फिर लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर ट्रांसजेंडर, वो लिंग, धर्म और जाति, वंश और निवास, इन आधारों पे कोई भी भेद नहीं कर सकती है। वो ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती है कि जो इन आधारों पे हो। हाँ, पर इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आरक्षण। आरक्षण कैसे मिलता है? आरक्षण जाति के आधार पे मिलता है, प्लस लिंग के आधार पे मिलता है। मतलब जाति के आधार पे अगर कोई ओबीसी है, एसटी, एससी है, तो उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। लिंग जैसे कि फीमेल को अगर जनरल की फीमेल है, किसी भी हिंदू या फिर मुस्लिम के धर्म के जनरल की फीमेल है, तो उनको कुछ आरक्षण मिलते हैं। या फिर जाति के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कभी भी आरक्षण नहीं मिलता है। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि धर्म में ऐसा नहीं है ना कि कोई एक धर्म में जैसे है तो सारे उसमें गरीब होंगे या अमीर होंगे। हर धर्म में गरीब अमीर होते हैं। तो आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी का अधिकार रोकना। आरक्षण का मतलब ऐसा होता है कि जो पीछे है उनको थोड़ा सा पुश करना, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी सुविधा देना, जो पहुंच सकते हैं, जो सक्षम है। क्योंकि हमारे देश में ये सारी चीजें, कुरीतियां बहुत पहले से विद्यमान है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाती है, कुछ ऐसी स्कीम भी आते हैं जिनसे उनको थोड़ा सा पुश किया जा सके, वो आगे बढ़ सके। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैकेंसी निकालेगी तो जनरल वालों को उसमें सीट ही नहीं देगी और एसटी, एससी वालों को या फिर ओबीसी वालों को सीट देगी। और सबके लिए एक रिजर्व सीट रहेगी, बट वो धर्म, लिंग के स्थान के आधार पे क्या कर सकती है, उसमें थोड़ा सा उनके लिए सीट जो है अलग रख सकती है। स्थान के आधार पे भी आरक्षण मिल सकता है। स्थान के आधार पे जैसे कि कोई स्थान है, जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका है बहुत पिछड़ा है, या फिर कुछ है जो बहुत ही ऐसी एरिया है जहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं, वहाँ पे अभी शिक्षा का बहुत अभाव है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है और वहाँ का डेवलप नहीं हुआ। तो उस आधार पे क्या कर सकती है, स्थान के आधार पे भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। पर ये भेदभाव ऐसा नहीं हो सकता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके या फिर जो सामान्य लोग हैं आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, उनके अधिकारों का हनन करे। ये आरक्षण जो है ये सिर्फ 50% कर सकती है। अगर मान लीजिए
किसी कोई वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, उसमें 100 सीट है, तो 100 में से 100 आरक्षित नहीं कर सकती है, वो 100 में से 50% सीट क्या कर सकती है, आरक्षित कर सकती है। बाकी 50% जो सीट रहेगी वो हमेशा जनरल, मतलब उसमें सामान्य लोग, सब कोई, सारे धर्म जाति लोग और वंश के लोग आएंगे। तो आप लोगों ने क्या समझा, 12 में स्टेट क्या है, स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं और क्या स्टेट के अंदर नहीं आते हैं। 13 में अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब छोटा करना, मतलब छोटा करना नहीं, मतलब काटने, मतलब अल्प मतलब कम करना। तो संविधान के वो भाग, मतलब किसी भी कानून का वैसा भाग जो मूल अधिकारों का हनन करता है, उसे क्या कर सकते हैं हम, उसे अल्पीकरण अलग कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 14 में क्या देखा हमने, विधि के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सब कोई बराबर है, और विधि के समझ संरक्षण, और कानून से हमें कैसे संरक्षण प्राप्त हो सकता है, इसको देखा। और 15 में आर्टिकल हमने क्या देखा, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश के आधार पे सरकार, स्टेट जो है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। तो